सहारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं देश के जाने माने समाज सेवी, शिक्षाविद, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक से, जो मैग्सेसे अवार्ड सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। इन दिनों चीन के खिलाफ उनके वीडियो संदेश काफ़ी धूम मचा रहे हैं। यहाँ तक कि चीन की सरकारी मीडिया भी उनके नाम का जिक्र कर चुकी है। सोनम वांगचुक जी, आपका हस्तक्षेप में बहुत बहुत स्वागत है। आपने नमस्ते जी, नमस्ते। आपने चीन को सबक सिखाने के लिए बुलेट नहीं वॉलेट का मंत्र दिया है। इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है? जी, क्योंकि इस बार जो बैट हुआ है सीमा पर, वो मुझे ये लगा कि ये सिर्फ एक सैनिक घुसपैठ नहीं है, ये उनके आंतरिक मामले जो काबू से बाहर जा रहे थे, के नियंत्रण में नाकाम रहने के बाद जिस तरह से चीन के लोग उनसे नाराज थे अपने सरकार से, उद्योग ठप हो गई, व्यापार ठप हो गया, निर्यात ठप हो गया, इस तरह का विद्रोह का सा माहौल बन गया। ऊपर से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने एक सैनिक अभ्यास किया, सैनिक साहस की। वो भारत के साथ नहीं, दक्षिण सागर में वियतनाम, ताइवान, हांगकांग सबके साथ किया। तो हमें ये समझ आता है कि संयोग नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अगर कोई मिलिट्री कुछ बंद हो भी जाए तो एक देश के साथ होगी, चार के साथ नहीं होगी, और सारे अप्रैल मई में नहीं होगी, जब कोरोना का सबसे बड़ा असर के देश में देखा जा रहा है। तो ऐसे में इसे सैनिक जवाब से ज्यादा नागरिक जवाब बनाना होगा, क्योंकि वही उस सबसे बड़ा डर रहता है कि व्यापार जो बिगड़ा है वहां और भी जाएगा। अगर भारत के हम कुछ नहीं खरीदेंगे, हम अपने रुपये का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि सैनिक के साथ साथ में नागरिक जवाब। सोनम जी, आपकी ऑडियो मुझे प्रॉपर नहीं मिल पा रही। अगर टेलीफोन से ऑडियो कनेक्शन हो जाता हमारे प्रोडक्शन कंट्रोल रूम से, पीसीआर से, तो आपका ऑडियो हमें बहुत प्रॉपर मिलता। बात बड़ी महत्वपूर्ण हम करने जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऑडियो इनपुट में मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा, दिक्कत आ रही है। पीसीआर, मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी से, जो जाने माने पर्यावरणविद हैं, समाज सेवी हैं और शिक्षाविद हैं। उन्होंने अपने काम के जरिए देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। सोनम जी, जो मैंने आपसे पहला सवाल लिया था, वो सवाल मैं दोबारा ले रहा हूँ, क्योंकि ऑडियो इतना क्लियर नहीं था, लोग सुन नहीं पाए होंगे। आपने चीन को सबक सिखाने के लिए बुलेट की जगह वॉलेट का नारा दिया है। इस नारा को देने के पीछे आपकी सोच क्या रही? जी, माफ कीजिएगा, फोन लाइन ठीक नहीं रहे। तो मेरा ये मकसद था कि अब की बार जब चीन ने ये घुसपैठ की, तो वो ज्यादातर उनके आंतरिक मामलों के कारण की है, ऐसा दिखा हमें। क्योंकि सिर्फ भारत के साथ ही नहीं, उन्होंने वियतनाम के साथ, ताइवान के साथ, यूएस नेवी के साथ की, और सब अप्रैल मई में की, जबकि कोरोना का जो संकट उनके अपने देश में जनता जो रूठ गई थी, विद्रोह के कगार पर आ गई थी, वो सबसे बड़ा था। तो उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने भारत के साथ भी ये झगड़ा मोल लिया। तो ऐसे में सिर्फ सैनिक जवाब से ज्यादा हम अगर नागरिक जवाब दें, जिसमें कि जो उनका डर था वही होता उन्हें दिखे, कि और भी आर्थिक धक्का उन्हें लगे, और भी उनके लोग नाराज हों, तो फिर वो शायद बातचीत पर उतरें और वो सबक सीखें। तो इसलिए जरूरी था इस बार की नागरिक जवाब दें, बटुए से जवाब दें। बिल्कुल। आपने वीडियो संदेश जारी कर देशवासियों से चीनी उत्पादों के बहिष्कार के साथ चीन के मोबाइल ऐप अनइंस्टॉल करने की भी अपील की है। आपका ये संदेश काफ़ी असर डाल रहा है।
और जाहिर सी बात है कि लोग आपके विचारों से सहमत हो रहे हैं। क्या इसके अलावा और भी कोई अपील करने के बारे में आप सोच रहे हैं? जी हाँ, लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है इसके बारे में, और देना भी चाहिए जब ऐसी संकट हो। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि रिस्पांस ऐसा ना हो कि हम 2 दिन के लिए तोड़ फोड़ कर दें, जला डालें चीनी सामान, और फिर 4-5 दिन में फिर वही दोबारा 2 रुपया सस्ता है इसलिए खरीद लो वाली बात पे पहुंच जाएं। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो हम प्रण कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो 3 दिन का नहीं, 3 सालों का होना बहुत जरूरी है। अगर हम 3 साल तक अपने बटुए का प्रयोग करते हुए ऐसे एक तंत्र को सपोर्ट ना करें जो कि दुनिया भर में एक तरफ बीमारी, दूसरी तरफ तबाही फैलाने में लगी है, तो अगर 3 साल तक करें तो उनको बहुत ही दचका लगेगा, जवाब मिल जाएगा। और दूसरी तरफ 3 साल में उद्योगों को विकल्प देने का समय मिल जाएगा, क्योंकि 2-4 दिनों में वो कुछ नहीं कर सकेंगे। आप भी परेशान होंगे क्योंकि कुछ सामान विकल्प एकदम मिलना मुश्किल है। मगर अगर आप संयम से काम लेते हैं और 2-3 साल तक का समय देते हैं तो सारे कंपनी अपने अपने स्रोत बदल कर चीन से हटाकर चीन से बाहर लाएंगे, और बहुत मुमकिन है कि वो भारत में भी लाएंगे। हाँ, आप उसके लिए भारत में लाए जरूरी नहीं है, उसके लिए बहुत जरूरी ये होगा कि हम भी अपना काम सुधारें। बिल्कुल, हम भी कमर कस लें कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करेंगे। हमारे मजदूर, हमारे मैनेजर्स या जो व्यवसायी हैं वो सब, और खासकर हमारी सरकार भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे व्यापारों के लिए सहूलियतें करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं, व्यापार करने में आसानी लाए, सुधार लाए। तानाशाही कहते हैं क्या, नहीं, वो रेड टेपिज्म जो दफ्तरशाही कहते हैं, उसको कम करें तो फिर यहाँ बिजनेसेस आएंगे। नहीं तो वहां से तो बाहर आएगी मगर यहाँ नहीं आएगी। चीन निर्मित सामान का बहिष्कार किस किस स्तर पर होना चाहिए? सीमा पर तनाव के बाद सरकार ने चीन की कुछ कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट तो रद्द कर दिए हैं या फिर उन्हें फॉर द टाइम बिंग रोक दिया है, लेकिन इससे चीन पर कितना दबाव बन पाएगा? आप क्या सोच रहे हैं कि ये काम काफ़ी है, या जब तक जो आप करना चाह रहे हैं पब्लिक के अंदर जागरूकता नहीं आएगी तब तक चीन के ऊपर दबाव नहीं बनेगा? मेरा जब भी ये रहा है कि जनता, नागरिक करें तो ज्यादा अच्छा है। वो 2 कारणों के वजह से कि पहला तो जब तक जनता ना समझे इस बात को तो सरकार भी नहीं कर पाएगी। जनता ही सरकार का विरोध करेंगे, कहीं स्मगलिंग करेंगे अगर जनता खुद जागरूक ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर हम सरकार पर छोड़ें ऐसी चीजों को, और सरकार तो फिर एक दूसरे को रिटेलिएट जिसे कहते हैं, जवाब देते हैं उसी भाषा में, तो हम चीन का सामान बंद करेंगे तो वो हमारे सामान बंद करेंगे, दोनों तरफ नुकसान होगा। इससे ज्यादा अच्छा है कि सरकार से ज्यादा लोग करें, क्योंकि लोगों पर कोई भी दुनिया की ताकत दबाव नहीं डाल सकती कि आप यही सामान खरीदिए। वो तो ग्राहक फिर राजा है, वो तो सिर्फ विनती ही कर सकते हैं खुश करके लोगों को। तो यही सबक तो हमने सिखाना है चीन को कि आप हमारा पैसा भी चाहते हो और हमसे आप लड़ाई भी मोल लेना चाहते हो। तो इसलिए जनता के स्तर पर होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, सरकारी स्तर से भी। बिल्कुल, आप कहते हैं कि हम चीन से मोतियों से लेकर कपड़ों तक 5 लाख करोड़ का सामान खरीदते हैं और यही पैसा सीमा पर हथियार और बंदूक के तौर पर वापस हमारे सैनिकों की मौत का कारण बन जाता है। इस बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि चीन व्यापार के रूप में भारत के अंदर कितनी गहरी पैठ बना चुका है? ये तो आप अपने घर में जानकर देखें तो पाएंगे कि बहुत सारे चीजें चीनी सामान से भरी हैं। जो जरूरी हैं वो तो जरूरी हैं, मगर जो बिल्कुल जरूरी नहीं है, जो हमारे ही देश में बन सकती हैं और अच्छी तरह बनती हैं, उन सब में भी हम निर्भर से हो गए हैं। तो ये बहुत खतरनाक है किसी भी देश के लिए। बल्कि अपरजट अगर यकायक चीन कहे कि हम आपको सामान नहीं बेचेंगे
तो हमें समस्या होने लगे, ऐसा स्थिति बना हुआ है। तो इसलिए हम धीरे धीरे 1 साल में, 2 साल में इस हालत से निकलकर अपना स्वाभिमान खुद स्थापित करें, अपना आत्मनिर्भर खुद हो, तो ये किसी भी देश के लिए इज्जत की बात है और शायद एक सुरक्षा की बात भी है। बिल्कुल। पिछले 1 दशक में भारत में चीन का निवेश तेजी से बढ़ा है। हाल के कुछ वर्षों में चीन ने भारत में करीब 85,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। देश में चल रहे 30 बड़े स्टार्टअप में से 18 यानी 60% स्टार्टअप में चीन का ही पैसा लगा है। इसलिए चीन से टाइप तोड़ना आपको नहीं लगता कि थोड़ा कठिन सा हो गया है, बड़ा अंदर तक घुस आया है? नहीं, इन सब में वक्त की बात है। जब भी कोई चीज शुरू करते हैं तो असंभव सा लगता है, तो आप करें, निवेश के लिए आप 4-5 साल का वक्त दें। तो ये जो कंपनियां जो चीन से निवेश ले रहे हैं, ये खुद अभी से सोचना शुरू कर चुके होंगे कि ये तो हमें घाटा होने वाला है। शायद वो दुआ कर रहे हो कि ये 3 दिन में खत्म हो जाए, वरना हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो अगर हम उन्हें 2 साल, 3 साल, 4 साल दें तो वो खुद अपना हालत बदलेंगे, और नहीं भी बदलेंगे तो फिर जनता ऐसे और व्यापारों को समर्थन देगी जिनमें ऐसे निवेश नहीं हो। तो वो या तो खुद को सुधारेंगे या फिर लुप्त हो जाएंगे, ऐसे कंपनियां जो चीनी पैसे से ही आगे भी चलती रहना चाहें। अभी 1 साल, 2 साल में यकायक परिवर्तन शायद ना हो निवेश के क्षेत्र में, मगर हमें भी कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। हमें योजनाबद्ध तरीके से, नीतिगत तरीके से चलना होगा, न कि आवेश और भावुक होकर। बिल्कुल, बहुत बेहतर। भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीन ने कई बड़े निवेश किए। हांगकांग और सिंगापुर या किसी तीसरे देश के जरिए भी पैसा रूट होकर के आया है। ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर चीन को चुनौती देने में हम कितने सक्षम हैं इस समय? आप चूंकि इस आंदोलन को चला रहे हैं तो आपने जरूर इस पर थोड़ा सा गौर फरमाया होगा। देखिए, निवेश करने के लिए बहुत दुनिया भर में लोग हैं। जापान में कितना पैसा आप बैंक में रखेंगे तो उन्हें उल्टा पैसा देना पड़ता है, माइनस में है उनका इंटरेस्ट, जो सूद है वो 0 से भी नीचे है। तो उस तरह से बहुत देशों में बहुत लोग हैं। हमें बस ये अपना बदलना होगा कि हम चीन से हटकर और देशों से भी लेंगे और उसका समय दें। हम कोई ऐसा नहीं है कि हम बिना चीनी निवेश के कुछ कर ही नहीं सकेंगे। मेरे ख्याल से जहां चाह होगी वहां राह भी होगी। बिल्कुल। इस बात में कितना दम है कि चीन ने अपनी आंतरिक परेशानियों से ध्यान हटाने के लिए सीमा पर भारत के साथ टकराव की रणनीति अपनाई है? आपने इसको पहले रेखांकित भी किया, लेकिन क्या इस बात में इतनी सच्चाई है, इतना दम है? क्योंकि हर चीज को देखें तो आपको ऐसा ही लगता है कि ऐसे ही एक वक्त में वो कई देशों से टक्कर ले और अंदर उसके विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। ये हमने देखा है। बेरोजगारी 20% तक पहुंच चुकी है, निर्यात रुक गया है, उद्योग बंद हो रहे हैं। तो ऐसे में ये सरकार ऐसा पहले भी करती आई है। आप देखेंगे कि जब 1962 की जंग हुई थी भारत के साथ, तो हमें तो लगा उन्होंने जंग किया, मगर अंदर झांक के देखें तो आपको पता चलता है कि 1958 से 62 तक उनके वहां भुखमरी हुई थी, 4 साल की, बहुत बड़ी, और जनता विद्रोह पर आ चुकी थी। तब फिर उन्होंने भारत के साथ झगड़ा मोल लिया था। तो ये चीन की पुरानी आदत है कि जब उसके अंदर का मामला बहुत खराब हो तो वो बाहर झगड़े मोल लेती है, जिससे कि जनता उनके साथ यूनाइट हो जाए। जी जी, बिल्कुल, जनता यूनाइट हो जाए, क्योंकि जब बाहर बड़े युद्ध होते हैं तो घर के छोटे युद्ध अपने आप शांत हो जाते हैं। बिल्कुल। चीन सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि वो दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, ताइवान, हांगकांग के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। क्या वजह मानते हैं आप? चीन में इतना एग्रेशन क्यों है वांगचुक साहब? यही हम कह रहे थे अभी कि एक तो ये एग्रेशन नहीं है, ये उनका डर है। डर के कारण, डर हमसे ज्यादा उन्हें अपनी जनता से है। चीन का ये एक वो रहा है, अगर आप देखें तो सबसे बड़ा उसको डर
दुनिया में अपनी जनता से लगता है। तो उस डर के वजह से वो कुछ भी जो उनसे हो सक रहा है वो कर रहे हैं। कभी वो ताइवान से झगड़ा ले रहे हैं, कभी अमेरिका से, कभी भारत से। और अगर हम उन्हें ऐसा जवाब दें जो कभी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, तो उनको और भी धक्का लगेगा और हो सकता है एक तख्ता पलट भी हमें देखने को मिले। आप या हम सभी जानते हैं कि चीन में एक तरीके से डिक्टेटरशिप है, सिंगल चेन ऑफ कमांड है। ऐसे में आपको लग रहा है कि अगर इस तरह के विद्रोह अगर चीन में पनप रहे हैं, तो जैसा आप तख्ता पलट की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पे आने वाले कुछ सालों में ऐसा भी देखने को मिल सकता है? आप ऐसा अनुमान लगा रहे हैं? ये निर्भर करता है हमारे जो लोग चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, वो 2 दिन जला के तोड़ के फिर दोबारा वापस आएंगे, या 3 साल के लिए निरंतर करेंगे। और ऐसा करेंगे कि जिससे दुनिया के और देश भी उत्साह लें, प्रेरित हों और वो भी करने लगे। आप सोचिए, जो चीन आज है वो हमारे बटुए के कारण ही हुआ है। 30 साल पहले चीन कुछ नहीं था, हमारे बटुए से ही वो बना है। तो हमारा ही बटुआ उसे नीचे भी धराशायी कर सकता है। बिल्कुल, आपकी बात में बेहद दम है वांगचुक साहब। आपने बायकॉट मेड इन चाइना अभियान की शुरुआत की। क्या है इस अभियान को देशवासियों से मिल रहे समर्थन से, जो समर्थन आया है, आप अभी तक संतुष्ट हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपके वीडियो जैसे आप जारी करते हैं तुरंत वायरल हो जाते हैं, आपके चाहने वाले लोग बहुत सारे हैं इस देश में। तो इस अभियान की सफलता से आप स्वयं संतुष्ट हुए हैं? ये बहुत जल्दी होगी ये सवाल करना। आप 1 साल बाद पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसकी सफलता 3 दिन में क्या किया लोगों ने उससे नहीं, बल्कि कम से कम 1 साल, 2 साल या 3 साल में लोगों ने किस तरह से सहनशीलता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अपने एक असूल को बनाया और उस पर चलते रहे, उससे होगा। ये ऐसे, जैसे मैं फिर कह रहा हूं, कृपया अपने घर में किसी चीज को तोड़े नहीं, जलाए नहीं, ना ही ऐसे चीजों में पड़े, बल्कि जो भी सामान है वो बहुत कुदरत का एक वो स्रोत है, साधन है, उसे प्रयोग कीजिए। मगर नया जब खरीदते हैं तो सोच समझ कर खरीदिए। ऐसा करते आप 3 साल तक रहें तो आपको बहुत परिवर्तन दुनिया में और भारत में देखने को मिलेगा। धन्यवाद। आपने शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, हिम स्तूप के निर्माण के लिए जो पहल की, उसकी देश और दुनिया भर में सब जगह तारीफ हो रही है। हम भी आपके प्रशंसकों में से हैं। आप 21वीं सदी के हिसाब से भारत को कहाँ देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि जो प्रश्न हमारे सामने इस समय 21वीं सदी में हैं, वही उत्तर समय के हिसाब से हम अपनी जनरेशन को, अपने लोगों को दे पा रहे हैं, या हम उसमें पिछड़े हुए हैं? प्रगति का मेरा परिकल्पना कुछ अलग सी है। तो जब आप कहें 21वीं सदी या 22वीं सदी, तो मेरी परिकल्पना ये नहीं कि हम अपने घरों को कितने सामान से भर दें और कितने हम पैसों से भर दें। मेरे विचार में इंसान की जो प्रगति है, या जिसे एवोल्यूशन कहते हैं जी, उसका उत्थान, वो इसमें नहीं है कि वो कितने साजो सामान घर में भर दे, बल्कि इसमें है कि वो कितने कम में खुशी हासिल करना सीख ले। तो भारत की एक परंपरा रही है दुनिया में कि हम भौतिक नहीं, आंतरिक, अंदर की खुशी ढूंढते हैं, जिसके लिए हम ध्यान, योग, विपश्यना ऐसे साधनों से हम ऊपर उठते हैं, ना कि सिर्फ पैसे से। ये पश्चिम की सभ्यता है कि हमारा जीडीपी हो वही प्रगति है, बाकी सब कुछ नहीं है, गरीब हैं। शायद एक गरीब सबसे अमीर हो सकता है अगर उसके इच्छाएं खत्म हो चुकी हों, ख्वाहिशें खत्म हो चुकी हों। तो मैं चाहूंगा भारत ऐसा एक देश बने जहां के लोग बहुत प्रसन्न हों, खुश हों, एक दूसरे से मेल जोल में रहने में, वांगचुक साहब, आंतरिक विकास में। वांगचुक साहब, आपने सवाल किया, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। देखिए, कई दार्शनिकों ने कहा है कि जगत मिथ्या है। भारत के इस एक वाक्य ने
भारत को भौतिक जगत में, भौतिक उपलब्धियों के जगत में बहुत पीछे छोड़ दिया। अगर ध्यान की बात हो तो जरूर लोग भारत की तरफ देखते हैं, भौतिक उपलब्धियों की, साइंटिफिक उपलब्धियों की बात हो तो लोग पश्चिम की तरफ देखते हैं। आपको नहीं लगता कि दोनों के बीच एक बेहद संतुलन जरूरी है? वो संतुलन कहीं ना कहीं हमसे खो गया था बहुत साल पहले, इसलिए हम भौतिक चीज़ों के प्रति बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारा आध्यात्म, जब इकबाल ने लिखा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो कहीं ना कहीं हमारी हस्ती बहुत पहले मिटी है, कम हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जी जी, मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ हद तक तो गरीबी किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। कोई भूख से तड़प रहा हो या पहनने को कपड़े नहीं हो, मगर उसके बाद फिर खाने को आप 3 ही खाना खा सकते हैं दिन में, 30 तो नहीं खाएंगे, 50 तो नहीं खाएंगे, कितने कपड़े पहनेंगे? तो एक हद समझना चाहिए जिससे कि हम उसके पार खुद के लिए नहीं औरों के लिए करें। बिल्कुल। तो ये ज्ञान भारत से ज्यादा किसी और देश के पास नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं ये ज्ञान भारत को और देशों को भी देना चाहिए, ताकि 21वीं सदी सिर्फ मटेरियलिज्म का ना हो बल्कि मानविक विकास का हो। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। एक बड़ा संक्षिप्त सा छोटा सा सवाल, उसके बाद हम अपने इस परिचर्चा को यहीं पे रोकेंगे। आपने हालांकि मना किया है, फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ, जो 3 इडियट्स मूवी आई थी उसने भारत के तमाम युवाओं को बहुत आंदोलित किया था, और मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इधर मैं 25 सालों की जो मूवीज आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाली वो मूवी थी, वो आपके जीवन पर बनी थी। जी, मैं मूवीज पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक छोटा रियल लाइफ की चुनौतियों को लोग लड़ें तो वो ज्यादा अच्छा है। मैं रील के इन क्या कहेंगे एक छोटा जवाब मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं 30 सेकंड आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूं। यही समस्या है हमारे देश की कि असली चुनौतियों से हटकर हम फिल्मी चुनौतियों, फिल्मी हस्तियों, फिल्मी शिकार हो चुके हैं। तो मैं और लोगों को भ्रमित नहीं रखना चाहूंगा। आप अपने जिंदगी से जूझिएगा और भारत को महान बनाइए। बिल्कुल। सोनम वांगचुक साहब, आपने सहारा न्यूज नेटवर्क के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि अपने रियल जिंदगी में सच को पकड़कर जीने वाले सोनम वांगचुक किस तरीके से चीन के खिलाफ अकेले एक लड़ाई की शुरुआत कर चुके हैं, और उनका कहना है कि चीन से हम बुलेट से नहीं बल्कि वॉलेट से लड़े। जाहिर सी बात है कि उनकी इस अपील का बहुत गहरा असर देखने को मिल रहा है। तो हस्तक्षेप में हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे हस्तक्षेप के इस स्पेशल बुलेटिन के साथ। धन्यवाद। सहारा प्रणाम।